आगे और इस सिलसिले को शुरू करते हैं। आज दुबई दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। इसी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां हेलो मोदी कार्यक्रम का आयोजन होगा। भारतीय समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। पिछले 8 महीने में पीएम का ये तीसरा यूएई दौरा है। 14 फरवरी को पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। और यूएई के राजदूत अब्दुल नासिर अल शाली का बयान आया, जिसमें बीएपीएस हिंदू मंदिर के उद्घाटन को उन्होंने खास बताया है। सहिष्णुता और स्वीकार्यता के मूल्यों पर भारत और यूएई आगे बढ़ रहा है और आप ये देखिए कि दोनों के रिश्ते और भी मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। और आज दुबई का दौरा प्रधानमंत्री का काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। हेलो मोदी कार्यक्रम में पीएम शामिल होंगे। और अब चलिए पीएम मोदी के यूएई दौरे की खासियत बताएं कि आखिर ये दौरा खास क्यों है, इसे जानने की कोशिश करते हैं। पीएम मोदी पिछले 8 महीने में तीसरी बार यूएई पहुंचे हैं, तो वहीं पीएम मोदी साल 2015 से अब तक कुल 6 बार यूएई का दौरा कर चुके हैं और ये उनका 7वां दौरा है। और इस दौरे से दोनों देशों के बीच व्यापार से लेकर कई अन्य स्तर पर विषयों के बारे में संबंधों में मजबूती आएगी। साथ ही रणनीतिक दोस्ती को मजबूत करने के साथ साथ एक दूसरे के हित से जुड़े स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। पीएम मोदी अपने इस दौरे पर यूएई के उपराष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद उल मखतूम से मुलाकात करेंगे और साथ ही दुबई में आयोजित हो रहे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करेंगे। साथ ही पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। इस मंदिर को बीएपीएस नाम की संस्था के नेतृत्व में बनाया गया। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर का निर्माण भी इसी संस्था ने किया है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज एक दिवसीय यूपी प्रवास पर रहेंगे। सुबह 9:45 पर वो भोपाल स्टेट हैंगर से अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे। और आजमगढ़ में क्लस्टर के तहत आने वाली 5 लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में भी शामिल होंगे। 3 बैठकों में पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। तो आप ये देखिए कि पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। और इन बैठकों में बीजेपी के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, लोकसभा संयोजक, लोकसभा प्रभारी और लोकसभा प्रबंध समिति के पदाधिकारी शामिल होंगे। साथ ही सांसद, विधायक, विधानसभा प्रत्याशी, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष भी शामिल होंगे। और इतना ही नहीं, यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और आपको बता दें कि कई बैठकें होनी है, लगभग 3 बैठकों की अब तक जानकारी मिली है। और वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, मुख्यमंत्री का आजमगढ़ का दौरा, डॉक्टर मोहन यादव अखिलेश यादव के गढ़ में जा रहे हैं, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है इस बारे में? बिल्कुल आशीष, देखिए बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा कार्यक्रम है। लोकसभा चुनाव के लिहाजों से देखा जाए तो सुबह करीब 10 बजे सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल से आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे। 12:15 बजे वहां पर कार्यक्रम जो स्थल है वहां पर पहुंचेंगे और तमाम जो बैठकें हैं उनमें शामिल होंगे। 3 महत्वपूर्ण बैठक मोहन यादव लेंगे, जिनमें पार्टी के जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो कुछ भी अनुभव रहे हैं वो वहां पर साझा करेंगे कि कैसे हाल ही में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक प्रचंड जीत हासिल की है। और अब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से, उत्तर प्रदेश समेत पूरे प्रदेश में जिस तरह से लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो वहां पर पार्टी किस रीति के साथ, रणनीति के साथ आगे बढ़ सकती है। क्योंकि अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में भी जो ओबीसी समाज है वो बहुत बड़े पैमाने पर वहां पे है। ओबीसी वोटर्स जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर वहां पे हैं और मोहन यादव को इस वर्ग से आने वाला एक बड़ा नेता माना जाता है। तो इससे भी बीजेपी की ये कोशिश है कि ओबीसी वर्ग जो है उसे साधा जाए। और इसलिए आजमगढ़ का पूरा दौरा कार्यक्रम जो है वो डॉक्टर मोहन यादव का बना है। वहां पर संगठनात्मक रूप से अगर देखें तो महत्वपूर्ण बैठकें लेंगे और बैठकों में जो कुछ भी चर्चा होगी उसका जो फीडबैक है वो भी डॉक्टर मोहन यादव आला कमान को देने का काम करेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं और जो अलग अलग नेता हैं उनको दूसरे राज्यों में भी भेजा जा रहा है, ताकि वहां पर भी उनका जो इफेक्ट है, उनका जो पॉलिटिकल माइलेज है वो कहीं ना कहीं पार्टी ले सके। और ये बेहद जरूरी भी हो जाता है क्योंकि अब कुछ ही दिनों में चुनावों की घोषणा हो जाएगी, आदर्श आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद पूरे दमखम के साथ
दोनों ही दल, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वहां पर चुनाव प्रचार अभियान में जुड़ जाएंगे। और यूपी की पॉलिटिक्स को अगर आप समझें तो वहां पर कई सारे जो दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनका भी अच्छा खासा दखल होता है। फिर चाहे आप बहुजन समाजवादी पार्टी की बात कर लें या समाजवादी पार्टी की बात कर लें, कांग्रेस भी वहां पर चुनाव लड़ने की जो तैयारी है वो कर रही है। और बीजेपी से मुकाबला होना है तो बीजेपी को जिस तरह से बीते चुनावों में सफलता मिली है, उसी तरह से इन चुनावों में सफलता मिले। और उत्तर प्रदेश के इस दौरे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का भी एक प्रयास रहेगा और साथ ही साथ जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें भी एक बूस्ट कहीं ना कहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए वासु। और अब बात राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा की करेंगे, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में है और आज ये यात्रा सरगुजा के लिए रवाना होगी। यात्रा के सूरजपुर पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार भव्य स्वागत किया। सूरजपुर के शिवपुर गांव से आज सुबह राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा सरगुजा के लिए रवाना होगी। सुबह 8 बजे सरगुजा के लिए यात्रा निकलेगी और इस यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, सूरजपुर सरगुजा रवाना होगी आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, संबंधित और क्या कुछ जानकारी? देखिए रेनू, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये जो राहुल गांधी की यात्रा है काफी खास है। छत्तीसगढ़ में 2 सीटों पर कांग्रेस का जो जीत है लोकसभा में मिली थी, 9 सीटों पर बीजेपी का है। जिस हिसाब से यहाँ पर लगातार राहुल गांधी रायगढ़ से लेकर कोरिया, सरगुजा, कोरबा तमाम जिलों का खाक छानते हुए नजर आ रहे हैं और पूरा उनका काफिला है वो साथ में चल रहा है। और आज शिवनगर में जिस तरह से उन्होंने पड़ाव लिया था, उसके बाद 8 बजे उनकी जो यात्रा है वो निकलेगी और सरगुजा के लिए जैसे जाएंगी तो मैदान पर एक जो बड़ा जो महती सभा है उसको राहुल गांधी संबोधित करेंगे। प्रदेश के तमाम जो आला नेता है कांग्रेस के, सभी उनके साथ मौजूद हैं और एक तरह से ऊर्जा का संचार वहां पर हो रहा है। कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने का काम किया जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, तो इस लिहाज से ये राहुल गांधी की न्याय यात्रा काफी अहम है। ये बात अलग है कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है और कई मंचों से या फिर कई जगहों से यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी अपने जो एनडी संगठन है उस पर ही न्याय कर ले, उसके बाद ये न्याय यात्रा करेंगे। तो इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप है वो जरूर लग रहे हैं, लेकिन राजनीतिक लिहाज से, पार्टी संगठन के लिहाज से राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा के कई मायने हैं और काफी अहम भी कहा जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे महंगाई की। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आंकड़े जारी किए और आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2024 में खाद्य पदार्थों की महंगाई दर 8.3% रही है, जबकि उससे पिछले महीने यह 9.53% पर थी और खुदरा महंगाई दर जनवरी 2024 में कम होकर 5.1% पर पहुंच गई है। ये पिछले 3 महीने में सबसे न्यूनतम स्तर है। दिसंबर महीने में खुदरा महंगाई की दर 5.69% थी। खुदरा महंगाई आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई दिसंबर 2023 में 5.69% पर था। और चलिए अब जानते हैं कि क्या क्या सस्ता हुआ है। अनाज में 2.1% की महंगाई घटी है। दिसंबर में 9.93% पर महंगाई दर थी, तो वहीं जनवरी में 7.83% पर महंगाई आ गई है। सब्जी, मसाले और फल की कीमत में कमी आई है, तो वहीं खाने के तेल की कीमत दिसंबर के जैसी बनी हुई है। मतलब कुल मिलाकर रिटेल महंगाई दर में कमी आई है। तो साफ है कि किचन के बजट में सुधार आने वाला है। और अब बताते हैं कि महंगाई कैसे घटती बढ़ती है। महंगाई का सीधा संबंध परचेजिंग पावर से है। महंगाई का बढ़ना और घटना प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। अगर लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे तो वे ज्यादा चीजें खरीदेंगे। ज्यादा चीजें खरीदने से चीजों की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं होने पर इन चीजों की कीमत बढ़ेगी। इस तरह बाजार महंगाई की चपेट में आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के राजनीतिक उथल पुथल की बात करेंगे, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर हलचल मचा दी है। विधायक पद से अशोक चौहान ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी में शामिल होने की अटकलें अशोक चौहान ने सोशल मीडिया पर
बायो बदल कर दी और आप देखिए कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया की टैगलाइन फोटो से हटाई है। कांग्रेस से जुड़ी डिटेल्स हटाई गई है। डिप्टी सीएम फडणवीस का बयान आया, हमारे संपर्क में एमवीए के कई नेता। और अब आप ये देखिए कि पूर्व सीएम अशोक चव्हाण के कांग्रेस का दामन छोड़ने के बाद बीजेपी में शामिल होने की जो अटकलें हैं वो तेज हो चुकी हैं। तो क्या है ये खबर और इसके मायने क्या कुछ हैं ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल अशोक चव्हाण के इस्तीफे से कांग्रेस को क्या नुकसान हो सकता है, इसकी कुछ डिटेल्स हम आपको बताते हैं जिससे आपको यह खबर और विस्तार पूर्वक समझ में आए। बिल्कुल, खतरे में कांग्रेस की राज्यसभा सीट हो जाएगी और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, अंदेशा लगाया जा रहा है क्योंकि अगर चव्हाण के साथ कुछ और विधायक पार्टी छोड़कर जाते हैं तो महाराष्ट्र से कांग्रेस का एक भी राज्यसभा सदस्य नहीं चुना जा सकेगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस टूट सकती है, ये इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि अशोक चव्हाण के इस्तीफे के बाद उनके करीबी भी पार्टी छोड़ सकते हैं, क्योंकि कद्दावर नेता महाराष्ट्र के और चव्हाण कांग्रेस में बतौर सीएम भी रह चुके हैं, पार्टी के बड़े नेताओं में हैं, उनके साथ पूरा कुनबा है। ऐसे में पार्टी में फूट की संभावना है जिससे कि एमवीए में इससे पहले शिवसेना और एनसीपी में भी इस तरह का घटनाक्रम हो चुका है। बिल्कुल, और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। बात करेंगे नर्मदापुरम में 5 बच्चों की अचानक से तबियत बिगड़ गई। रतन जोत के बीज खाने से बीमार हुए 5 बच्चे। दरअसल इटारसी अस्पताल में इन्हें एडमिट कराया गया और किसला के आबदीपुरा निवासी हैं ये सभी बच्चे। डॉक्टर के मुताबिक सभी सुरक्षित हैं। सुकमा में नक्सलियों का कायराना करतूत सामने आई। नक्सलियों ने रविवार को 4 लोगों का अपहरण कर लिया। दरअसल इसमें 2 ठेकेदार बताए जा रहे हैं और अपहरण किए गए लोगों के परिजनों ने नक्सलियों से अपील की है और ये वो उन्हें छोड़ दें, अगवा लोगों को छोड़ दें, जिससे कि इस पूरे मामले में अब स्थिति और गंभीर होती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि इन 4 लोगों का अपहरण नक्सलियों ने जगरगुंडा थाने इलाके से किया। नक्सली ठेकेदार की जेसीबी भी ले गए। जिन ठेकेदारों का नक्सलियों ने अपहरण किया है वो नल जल मिशन में काम कर रहे थे, यानी कि विकास की तरफ बाधा एक बार फिर से डालते हुए नक्सली नजर आए हैं। छोड़ दो, काम करने मुझे आए। छोड़ दो मेरे बेटे को, खुली में बेटा छोड़ दो, छोड़ दो। बहुत मजबूरी है वो, मेरे कोई नहीं है वो कमाने वाले, वो एक ही बेटा है वो मेरे को। दोनों बच्चे, हम गरीब हैं, लेबर लोग हैं, हम काम कराने वाले हैं बस। ठीक है, लेबर काम कराने वाले मजदूर लोग हैं, तो गरीब है हम लोग। छोड़ दो, छोटे छोटे बच्चे तब्दील करती हूँ कि। और इधर दंतेवाड़ा में जवानों ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया। जवानों ने 3 किलो की आईईडी बरामद किया और फिर उसे विस्फोट कर नाकाम कर दिया। आपको बता दें कि पोटाली बाजार के पास मेन रोड पर नक्सलियों ने 3 किलो का आईईडी लगाया था और सुरक्षा बलों को निशाना बनाना चाहते थे। हरणपुर से पोटाली जाने के रास्ते में पोटाली मुख्य बाजार के पास माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से एक प्रेशर आईडी लगाया गया था जो लगभग 3 किलो वजनी था। उक्त आईडी की पहचान पोटाली सीएफ टीम द्वारा की गई और इसकी सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना अरणपुर और सीआरपीएफ 111वीं वाहिनी अरणपुर के बीडीएस टीम द्वारा जाकर मौके से आईडी को बरामद किया गया और आईडी को सुरक्षित तरीके से डिस्पोज किया गया। और एमपी विधानसभा में आज लेखा अनुदान पर चर्चा होगी और चर्चा के लिए 4 घंटे का समय तय किया गया है। विपक्ष उठाएगा घोषणा पत्र के मुद्दे, सरकार को घेरने की तैयारी से आएगा विपक्ष और सदन में आज फिर हंगामा होने के आसार हैं। सत्ता पक्ष ने कर रखी है विपक्ष को जवाब देने की तैयारी। दरअसल 1,45,229 माफ कीजिएगा, ये जो 1,45,000
229 करोड़ लगभग 55 लाख का लेखा अनुदान है और ये सुबह 11 बजे से इसकी कार्रवाई शुरू होगी। सदन की कार्रवाई में भी लिए चलेंगे आपको, जहां मध्य प्रदेश के लेखा अनुदान पर चर्चा की और डिटेल्स आपको दिखाएंगे। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने क्या कुछ मुद्दे तैयार किए हुए हैं, इस पर भी रहेगी हमारी नजर। चंडीगढ़ में किसानों मंत्रियों की मीटिंग बेनतीजा साबित हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा के साथ मीटिंग की गई थी। दरअसल किसानों ने दिल्ली चलो का आह्वान किया था और बुधवार को दिल्ली कूच करेंगे किसान, ऐसा तय किया गया था। सरकार हमारी किसी भी मांग पर गंभीर नहीं है, किसान नेताओं का ऐसा कहना है। और उसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि बैठक का कोई हल नहीं निकला, कोई हासिल वसूल उससे नहीं हुआ। अब ये देखना होगा कि किसानों का अगला कदम क्या रहता है। हालांकि बुधवार को दिल्ली कूच की तैयारी किसानों के द्वारा की गई है, ऐसा किसान नेताओं का दावा है। और किसानों की प्रस्तावित दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए राजधानी दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां ट्रैफिक पाबंदियां भी लागू कर दी गई हैं। वाहनों को शहर में एंट्री से रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर नुकीले अवरोधक लगाकर किलेबंदी की गई है। किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत खेती से जुड़ी अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर दिल्ली घेरने की तैयारी की है। और इसके अलावा किसानों ने ऐलान किया है कि वो केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज दिल्ली चलो मार्च की शुरुआत करेंगे और आंदोलन के लिए पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली पहुंचने वाले हैं। तो दिल्ली की सीमाओं को पूरी तरह से अवरोधों से भर दिया गया है। तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये दरअसल किसानों के कूच को रोकने के लिए तैयारी एहतियात के तौर पर। सीहोर में अवैध खनन का गोरख धंधा, पार्वती नदी में धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन। दरअसल एनजीटी की रोक के बावजूद अवैध खनन जारी है। रात के अंधेरे में पार्वती नदी में यह अवैध खनन किया जा रहा है। पार्वती नदी में पुल के पास जेसीबी से खुदाई की गई। प्रशासन ने मामले पर चुप्पी साध रखी है और इस पर अब एक्शन क्या कुछ लिया जाएगा। क्या प्रशासन को इस पर लगता है कि वाकई कार्रवाई की आवश्यकता है या फिर इसी तरह से मौन रहकर इस अवैध कार्रवाई को, इस अवैध तरीके से हो रही खनन को प्रशासन इजाजत देता रहेगा। ये तस्वीरें देखिए सीहोर की पार्वती नदी में किस तरह से रात के अंधेरे में बड़ी बड़ी लाइट्स लगाकर, बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर अंजाम दिया जा रहा है। देर रात को दूर से ली गई ये तस्वीरें हैं जहां पार्वती नदी में धड़ल्ले से खनन जारी है। सीहोर से सामने आई ये तस्वीरें प्रशासन की कार्रवाई पर, उनकी भूमिका पर सवाल उठा रही है। और अगली खबर भोपाल से, जहां भोपाल एम्स में आज ट्रायल होना है ड्रोन की मदद से दवाइयां भेजने का। दूसरे जिले में होगी दवा की सप्लाई। ड्रोन की मदद से दवा भेजने का ट्रायल होगा। सैंपल कलेक्शन का भी ट्रायल किया जाएगा। प्रदेश में पहली बार ये सुविधा मिलेगी और ये ट्रायल अगर सफल हो जाता है तो इसकी सुविधाएं आगे जारी की जाएंगी। आपको बता दें कि ड्रोन की मदद से दवाइयों की डिलीवरी का जो एक ये प्रयास है, ये कवायद है, अगर ये सफल होता है तो ये एक बड़ी क्रांति होगी। जो कि ड्रोन की मदद से कई तरह के प्रयास चल रहे हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, तो क्यों ना मेडिकल की सेवाओं में भी ड्रोन का इस्तेमाल हो शुरू। ये प्रयास यहां पर होगा। ड्रोन की मदद से त्वरित और आवश्यक दवाइयां पहुंचाने का काम किया जाएगा। और बढ़ते आगे और फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। ग्वालियर में आवारा डॉग्स का आतंक बरकरार है। 24 घंटे में 448 लोग डॉग के बने शिकार। और शहर के 3 सरकारी अस्पतालों में 448 लोग पहुंचे। जिला अस्पताल में डॉग बाइट्स के 168 लोग अब तक पहुंच चुके हैं। जयरोग अस्पताल की बात करेंगे, जहां डॉग बाइट के 155 मामले सामने आए। हजीरा अस्पताल में डॉग बाइट के 125 लोग पहुंचे। और ये वो आंकड़े हैं जो आपके सामने, जो कि अस्पताल में पहुंचे हैं। कई सुदूर इलाकों में ऐसे भी लोग होते हैं जो कि गिनती में नहीं आ पाते हैं और ये संख्या काफी ज्यादा होती है। यानी कि कुत्तों का आतंक इलाके में
बना हुआ है। और ये चिंताजनक भी है, अगर हॉस्पिटल लोग नहीं पहुंच रहे डॉग बाइट के बाद तो ये जानलेवा है। रेबीज की बीमारी जानलेवा है। इस बारे में जो दर्शक देख रहे हैं वो प्लीज इस बात का ध्यान रखें, कृपया ध्यान रखें कि अगर आपको कुत्ते का दांत सिर्फ लगा भर भी है तो शंका भी अगर आपको है कि कुत्ते ने, चाहे वो ऐसे खेल खेल में, कई बार आप गली में खेल रहे हैं कुत्तों के साथ तब भी इस तरह की चीजें होती है, लेकिन वो भी खतरनाक है। जिन कुत्तों के वैक्सीनेशन नहीं हुए हैं उन्हें अगर उनके द्वारा किसी को काटा जाता है रेनू तो ये बहुत ही गंभीर विषय हो जाता है। और इस पर बात करेंगे, हमारे सहयोगी सुशील कौशिक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। सुशील, ये ग्वालियर में डॉग बाइट्स के मामले थम नहीं रहे, प्रशासन कर क्या रहा है यहां पर? बिल्कुल सही बात है। देखिए, डॉग बाइट के ग्वालियर में मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर कल की बात करें तो 24 घंटे के अंदर 348 से ज़्यादा जो लोग हैं वो सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए पहुंचे हैं। और ये जो 450 से ज़्यादा लोग हैं ये वो लोग हैं कि जो अस्पतालों में पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर जो 3 अस्पतालों के अलावा भी ज़िले की अगर बात करें तो डबरा, भीतरवार, मोहना घाटी गाँव सहित अन्य शहरों और कस्बों में भी डॉग बाइट्स के मरीज पहुंचे हैं सरकारी अस्पतालों में। इसके अलावा निजी अस्पतालों में भी। तो माना जा सकता है कि कल 24 घंटे के अंदर ही 500 से ज़्यादा लोगों को आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बनाया है। और सबसे अहम बात यह है कि नगर निगम हो या जिला प्रशासन हो, अभी भी इन हालातों पर कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। नगर निगम ने टेंडर कॉल किए थे एबीसी सेंटर के लिए, कुत्तों की नसबंदी सेंटर के लिए, शेल्टर हाउस के लिए, लेकिन अभी तक टेंडर होने के बाद कंपनियां कामकाज शुरू नहीं कर पाई है। इसके साथ ही जिस तरह नगर निगम दावा करता है कि वो अपने स्तर पर आक्रामक डॉग को पकड़ने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा अभियान चला रहे हैं, लेकिन वो अभियान भी कहीं नज़र नहीं आते, कागज़ों पर ही सिमट कर रह जाते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो नगर निगम और जिला प्रशासन की लापरवाही भी है। इसके अलावा जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं उनके पीछे परेशानी यही है कि जो योजना की बात कही जा रही है वो अभी अमल में नहीं लाई जा सकी है। तो निश्चित तौर पर अब जो है लोग डॉग से सचेत रहे, क्योंकि प्रशासन और नगर निगम तो फिलहाल आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है। ऐसे में खुद ही लोगों को सचेत रहना, इसके अलावा डॉग बाइट का शिकार होने के बाद अस्पताल जाना पड़ रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि डॉग बाइट के शिकार लोग और ज्यादा परेशानी उठा रहे हैं और यहाँ पर तमाम उन दावों की पोल खुलती नजर आ रही है जो अधिकारी करते हैं। और खास करके ग्वालियर में रेनू ये बहुत परेशानी बनी हुई है कि हर रोज इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। आंकड़े थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं लेकिन परेशानी ज्यों की त्यों बनी हो। चलिए बढ़ते हैं आगे और बता दें कि महतारी वंदन योजना में अब बंपर आवेदन आ रहा है। छत्तीसगढ़ में 46,22,000 फॉर्म्स अब तक सबमिट हो चुके हैं। महिलाओं में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कैंपों में उमड़ रही है भारी भीड़, बड़ी संख्या में आवेदन भरने का सिलसिला जारी है। प्रदेश में 46,22,926 आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं और अभी भी केंद्रों के बाहर महिलाओं की लंबी लाइन नजर आ रही है। महतारी वंदन योजना और इसको लेकर आवेदन आ रहे हैं। महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। और बलौदा बाजार से बड़ी खबर है, जहां बदमाशों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। कुल 16 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया और इससे पहले 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और बीते 4 दिन में कुल 27 बदमाशों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और बढ़ते आगे, रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने पूर्व विधायक को नोटिस जारी किया है। जवानों से अभद्र व्यवहार को लेकर ये नोटिस जारी किया गया। प्रकाश नायक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अभद्र व्यवहार किया गया था, जिसके चलते ये नोटिस जारी हुआ है। और पूर्व विधायक को जारी किए गए नोटिस का अभी तक जवाब हालांकि नहीं आया। जवाब क्या कुछ दिया जाता है ये भी देखने का विषय होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने ही अभद्र व्यवहार करने को लेकर नोटिस जारी किया, प्रकाश नायक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रकाश नायक इस पर क्या जवाब देते हैं ये देखने का विषय होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, और इस दौरान वहां अभद्रता प्रकाश द्वारा की गई थी, ऐसा आरोप लगाते हुए इस पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और अब बात अंबिकापुर से बड़ी खबर की, जहां एससीसीएल कर्मी पर जानलेवा हमला किया गया और एससीसीएल कर्मचारी गंभीर रूप से इसमें घायल हुआ। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एससीसीएल के अमेरा खदान में कोयला चुराने गए थे आरोपी। कोयला चोरी करने के दौरान ड्यूटी पर तैनात कर्मी पर आरोपियों ने
हमला किया था। लखनपुर थाना क्षेत्र के SECL अमेरा खदान का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी पर जानलेवा हमले की जानकारी मिली। अंबिकापुर से इस वक्त की बड़ी खबर। और बिलासपुर से अगली खबर, जहां 20 टीचर्स पर एक्शन की तैयारी में प्रशासन है। नौकरी से हटाने का नोटिस होगा जारी। लंबे समय से 20 शिक्षक स्कूल से नदारद रहे। शिक्षा अधिकारी ने कलेक्टर को दी लिस्ट, जहां आरोपी टीचर 10-11 साल से स्कूल ही नहीं आ रहे हैं। और ये देखिए कितनी बड़ी लापरवाही, जहां 20 टीचरों के खिलाफ अब नोटिस जारी होने की बात सामने आई है। कतर ने इंडियन नेवी के 8 पूर्व अधिकारियों को रिहा कर दिया। इनमें से 7 लोग भारत लौट आए हैं, जबकि पूर्व कमांडर पूर्णेंदु तिवारी की फिलहाल भारत वापसी नहीं हो पाई है। ग्वालियर में रहने वाले पूर्णेंदु तिवारी की छोटी बहन मीतू भार्गव ने पूर्व अफसरों की रिहाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया। साथ ही अपने भाई की जल्द वापसी की उम्मीद भी जताई है। करीब 1.5 साल पहले कतर में इंडियन नेवी के 8 पूर्व अधिकारियों को जासूसी के आरोप में जेल में बंद किया गया था, फिर उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी। और इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद न सिर्फ इन पूर्व अफसरों की फांसी की सजा पर रोक लगाई गई, बल्कि उन्हें रिहा तक किया गया और अब भारत वापस लाया जा रहा है। 8 पूर्व अफसरों में से 7 की वतन वापसी हो चुकी है, जबकि पूर्व कमांडर पूर्णेंदु तिवारी की अभी ट्रैवल बैन होने के चलते वापसी नहीं हो पाई है। और उम्मीद है कि जल्द ही पूर्णेंदु तिवारी भी भारत वापस लौट आएंगे। मेरे भाई भी हैं, पर वो मेरे भाई भारत नहीं लौट पाए, वो वहीं हैं, उन पे ट्रैवल बैन है। तो हम चाहते हैं हम कि जल्दी से जल्दी मोदी सरकार उनको भी वापस लेके आए भारत। कमांडर, रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, बहुत बहुत बस बता नहीं सकते, इतनी खुशी है कि सब सकुशल वापस भारत आए सातों, और मेरे भाई भी आ जाएं। वही मैं चाह रही हूँ कि सरकार उन्हें भी अति शीघ्र लेके आए। हम मन से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का, हमारे S जयशंकर जी का और वहाँ के अमीर, कतर के अमीर का भी शुक्रिया अदा करेंगे, धन्यवाद देंगे कि उनके प्रयासों से ये कार्य बन पाया। और खबर सूरजपुर से, जहां पर एक युवा व्यापारी ने खुदकुशी कर ली। इसने खुदकुशी से पहले फेसबुक पर एक पोस्ट किया, जिसमें पड़ोसी दुकानदार पर आरोप लगाते हुए प्रताड़ना से परेशान होकर जान देने की बात लिखी है। और वहीं इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। हुई थी जरी में, हिमांशु क्लॉथ स्टोर में, जो मेरे दुकान के जस्ट बगल में ही है। और आगजनी कैसे लगी तो उसका कारण अज्ञात था, लेकिन जो दुकानदार थे, जो मालिक थे, उसके द्वारा लगातार प्रताड़ना मेरे भाई को किया जा रहा था। और थाना में इन लोग नामजद शायद हम लोग नाम से रिपोर्ट भी कराए थे, जो बीती रात पुलिस वाले लेके भी गए थे और वहाँ पूछताछ भी हुआ था। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और निष्पक्ष जांच करें, और उस आगजनी की घटना की जांच भी करा सकते हैं। अगर हमारा परिवार किसी तरह से संलिप्त होगा तो हम कार्रवाई अपने लिए तैयार है, अगर नहीं होगा तो ये जो मेरा भाई जो मृतक जो खत्म हो गया, मेरे को गिरफ्तारी चाहिए, उसके बाद ही बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाएगा, वरना मैं बॉडी को कहीं लेके नहीं जाऊँगा, ना पोस्टमार्टम के लिए ना पंचनामा, कोई नहीं, बॉडी यहीं पर पड़ेगा, सड़ता रहेगा। मेरे को कठोर से कठोर कार्रवाई चाहिए। परिजन यहाँ से शव को उठने नहीं दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ शव जो है मौके स्थल पर रखा हुआ है। और जिस तरह से व्यवसायी ने डैम में कूदकर आत्महत्या करने के बाद जो फेसबुक वॉल पोस्ट में कुछ लोगों के द्वारा प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए यहाँ आत्महत्या किया, उसके बाद से ये जो परिजन है उनका कहना है कि यहाँ जब तक जिनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था उनकी जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी वो यहाँ से शव को नहीं हटाएंगे। ऐसे में मौके पर जो प्रतापपुर SDOP भटगांव थाना प्रभारी समेत यहाँ पुलिस बल यहाँ मौजूद है। फिलहाल समझाइश का दौर जारी है, लेकिन परिजनों के द्वारा शव को उठाने नहीं दिया जा रहा है। आगे की पंचनामा कार्रवाई फिलहाल रुकी हुई है। ऐसे में अब ये किस तरह से परिजनों को आश्वासन देते हैं अधिकारी, ये तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर।
और ब्रेक पर जाने से पहले आज के इतिहास की कुछ बातें आपको बताएंगे आज के दिन इतिहास क्या खास हुआ था। और दरअसल अब सभी ये जानते ही हैं कि देश की राजधानी दिल्ली है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी असल में घोषणा कब हुई थी? 1931 में नई दिल्ली भारत की राजधानी घोषित हुई। दरअसल 12 दिसंबर ही वो तारीख थी जब साल 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला लिया गया। और इसके बाद 13 फरवरी 1931 को दिल्ली को आधिकारिक तौर पर राजधानी घोषित कर दिया गया। और अब चलिए बताते हैं कि कैसे बन गई थी दिल्ली भारत की राजधानी। दरअसल उस समय भारत के ऊपर राज करने वाले किंग जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में इसकी आधारशिला रखी थी और बाद में ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियंस ने नए शहर की प्लानिंग की और इस योजना को पूरा करने में करीब 2 दशक का समय लगा, जिसके बाद 13 फरवरी 1931 को आधिकारिक तौर पर दिल्ली को देश की राजधानी घोषित किया गया। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ, बहुत जल्द लौटते हैं।